नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रताप दिल्ली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी का ये जो सेकेंड टॉपिक है, इसका हमने दो पार्ट और आपको बैकग्राउंड के रूप में थोड़ा थोड़ा करके बताया है। आज ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में देखना है एक सामान्य परिचय। थोड़ा अब नजदीक उसके आ रहे हैं जो हमें समझाना है। तो सामान्य परिचय में देखना है किस प्रकार से जो इंडिया का भू क्षेत्र है वो पेंजिया से, आपको पहले मैंने बताया था गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड जैसी जो भू संरचना के जो क्षेत्र थे किस प्रकार से अलग हुए थे। तो अब बताएंगे किस प्रकार से और स्पष्ट दिखता है इंडिया और किस प्रकार से अलग हुआ था। कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको आप समझने का प्रयास करिए। देखा, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। तो जो भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास है, वो पेंजिया के अंगारा लैंड, जिसे लारेशिया भी कहते हैं, तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। यह सामान्य परिचय में एक पॉइंट बनता है। दूसरी बात देखिए, समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ है। दूसरी बात कहा कि भारत के समय के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग समय में, जैसे हमने आपको बताया था पहले, ये देख चुके हैं, समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के, उसका जो गोंडवाना लैंड का एक भाग था जो ऊपर की ओर खिसका था, उत्तर में प्रवाह के कारण जो प्रवाह हुआ, उत्तर की ओर बढ़ा, प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। तीसरी बात देखिएगा, कहता है भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कहता है भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो विभिन्न वर्गों में हम विभाजित करेंगे। इसके बाद में देखिए, यहां प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर, यह सबसे प्राचीन संरचना होती है। जो कहा आर्कियन संरचना, ये सबसे प्राचीन संरचना है। जैसे हम देखेंगे, जब चट्टाने अभी देखेंगे तो उसमें देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टाने, जिसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। तो ये इसी के अंतर्गत आपको देखना होगा कि जो आर्कियन संरचना सबसे प्राचीन संरचना है। और प्री कैम्ब्रियन में देखें, जैसे कि अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन है, जो इस एज के अंतर्गत उसका निर्माण हुआ था। तो आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, उसके बाद आर्कियन के बाद धारवाड़ और उसके बाद कुडप्पा और उसके बाद विंध्यन तथा टर्शियरी युगीन विभिन्न भूस्थलाकृतियों का विकास हुआ। तो ये हैं संरचनाएं जिनका विकास हुआ। आर्कियन युग, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें बनी थी वो किस प्रकार से टूटती हैं? टूटती मतलब ताप, टेम्परेचर का प्रभाव होता है, और जो टेम्परेचर के साथ साथ वर्षा, तो मौसमी जो परिघटनाएं होती हैं उनके चलते कैसे चट्टानों का विखंडन और उनका परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उस परिवहित मलबे के माध्यम से धारवाड़ चट्टान का निर्माण, और धारवाड़ चट्टान के विखंडन वियोजित होने से निर्मित कुडप्पा संरचना का विकास होता है, और उसी से कुडप्पा से विंध्यन का। तो ये एक क्रम देखेंगे जब हम आपको जब चट्टानें बताएंगे, भूगर्भिक संरचना बताएंगे, तो क्रमवार आपको ये हम बताएंगे इसमें इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसका विस्तार कहां तक है, बाकायदा मैप के माध्यम से सारी चीजें क्रमवार। ये क्रम है आर्कियन के बाद धारवाड़ के बाद कुडप्पा के बाद विंध्यन। दूसरा क्रम, दूसरा क्या है,
आर्कियन से धारवाड़ का निर्माण, धारवाड़ से कुडप्पा का निर्माण, कुडप्पा से विंध्यन का निर्माण। ये टर्सरी अलग से देख लेंगे। इस प्रकार की भूस्थलाकृतियों का निर्माण ये विस्तार में 1 बाय 1 करके सब टॉपिक बताएंगे। अब देखिए फिर कहता है यहाँ की प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियों में, जो प्री कैम्ब्रियन युग की स्थलाकृतियां हैं, इनमें से अरावली, मैंने आपसे कहा कि अरावली जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जिसका जो विकास है राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जाता है। हालांकि अब ये स्थलाकृति जो इसकी ऊंचाई थी ये कम हो गई है, कट छट गई है और कहीं कहीं मिलती है। इसका क्रम भंग हो चुका है, इसका क्रम भंग हो चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय देखेंगे तो आसपास वो चट्टानी संरचना आपको मिल जाएगी। और दिल्ली में देखेंगे कुछ ऐसे क्षेत्रों को देखेंगे, गोपालपुर गांव के आसपास देखेंगे तो जो निर्माण कार्य जो एलडीए का है वहां पर जो उसकी जो बाउंड्री है तो इन्हीं चट्टाने यानी जो अरावली है उससे काट काट कर बनाई गई हैं। यानी पर्वतों के जो पहाड़ों के जो टुकड़े हैं उनसे अब एलडीए की अधिकांश जगह पे आपको बाउंड्री मिल जाएगी। और वो ऊंचाई और उन पर जो कटीले बिल्कुल बबूल जैसे चीजें उगने वाला, ये वहां आपको अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहां तक उसका विस्तार है, लेकिन अब उसका अनवरत विस्तार नहीं रहा। तो अरावली और अरावली के साथ साथ छोटा नागपुर ये जो विंध्यन है ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, कुडप्पा आंध्र प्रदेश में, धारवाड़ इधर कर्नाटक तरफ मिलेगा। अब देखो छोटा नागपुर, इधर कोयला आपको बहुत मिलेगा, चूंकि गोंडवानालैंड क्या है प्रधानता, कोयले की प्रधानता है। तो छोटा नागपुर, पठार क्षेत्र, विंध्यन श्रेणी आदि प्रमुख स्थलाकृतियां प्री कैम्ब्रियन युग में मिल रही। अब देखिएगा वही टर्सरी युगीन हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत समझ रहे हैं, सीमा जो उत्तरी सीमांत इंडिया की सीमा है, विभिन्न उपकाल खंडों में हुआ है, इसका भी विकास आपको वहां मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखें इसका सामान्य परिचय है और इसके जो इनसे निकलने वाले टॉपिक हैं क्रमवार हम आपको बताएंगे। अब हम इसके बाद बताएंगे आपको भारत की भू आकृतिक संरचना, और इसमें आपको समझना है मैप समझ लिया, और मैप के माध्यम से हम बताएंगे कहां पर पठार है, कहां पर जो है मरुस्थल है, कहां पर पर्वत है और कहां पर तट है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं कहां किस प्रकार पाई जाएंगी, हिमालय कहां से कहां तक है, इनको हम डिनोट करें। जलोढ़क जो मैदान है जलोढ़क वो कहां तक है, ये विस्तार में अगर आप समझते हैं, अगर हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे तो इसके बाद में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना एक साथ आसान हो जाएंगी। तो इसके बाद में हम कुछ फैक्ट मैप ही डायरेक्ट आपको बताएंगे, मैप से सारा लोकेट कर देंगे कहां पर कौन सा एरिया पाया जाता है। उसके बाद कुछ चीजें लिखाएंगे, उसके बाद में देखिएगा। इसके बाद देखिए भारत, तो मैंने कहा कि भारत की भू आकृतिक संरचना, तो भारत की भू आकृतिक संरचना को समझना बहुत आवश्यक है और फिर इससे आप बहुत सारी चीजें पढ़ना आपको आसान हो जाएगा। अब देखिएगा कि मैंने एक मैप बनाया है, आपको मैप तरह लग ही रहा होगा ये। देखिए तो सबसे पहले ये जो पोर्शन ऊपर वाला है नंबर 1 को डिनोट किया है मैंने। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर आप देखेंगे नंबर 2, बीच में नंबर 2 है ऊपर की ओर और यहाँ तक नंबर 2 है। फिर नंबर 3 जो देखेंगे आप यहाँ इस पोर्शन में है, राजस्थान के पोर्शन में है। नंबर 4 ये देखेंगे तो ये बीच में मिलेगा, और नंबर 5 जो हमने डाल रखा है इसमें ये किनारे किनारे की ओर है। तो जो नंबर 1 डिनोट करता है वह उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतों को डिनोट करता है। जो नंबर 1 है वो भारत के जो हिमालयी रीजन हैं, जो उत्तर की ओर हिमालय है, बृहद मध्य शिवालिक, और उसके बाद में उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ किनारे की ओर आपको हिमालय की श्रृंखला दिखाई देगी कुछ जगहों पर। तो ये नंबर 1 के अंतर्गत आता है। नंबर 2 में देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे तो ये आएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो आप जानते हैं जलोढ़क मैदान है,
जो नदियों के माध्यम से लाए गए जो पदार्थ हैं उनसे निर्मित मैदान है, जलोढ़क मैदान है, जल से लुढ़का कर लाया गया मैदान है। और यहाँ पर जो है पहले ऐसा था कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे पहले का निर्मित पठार है, ये प्राचीन पठार है। और उसके बाद में सबसे ऊपर देखेंगे नंबर 1 को, तो ये जो हिमालय श्रृंखला है ये नवीन बलित पर्वत हैं। इसके बाद में ये जो नंबर 2 हमने डाल रखा है, यहाँ पर एक खाई की तरह था, तो ऊपर हिमालय, नीचे प्रायद्वीपीय भारत। इसमें प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर पठार, 3 पठार थे। ये श्रृंखला ये पूरी खाली थी यहाँ तक। ये जो नदियाँ ऊपर से आई हैं और इनसे होकर गुजरी हैं, तो एक लंबे अनवरत जो सतत वाहिनी नदियां हैं जिनके माध्यम से जो चीज़ें आईं, जो मटेरियल्स आए, बहाकर, काटकर, छाटकर जो आए, वो धीरे धीरे परत दर परत यहाँ पर जमा होते गए तो उत्तर भारत का ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ये आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, अब देखिएगा उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको ये पठार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये पूरा पठार मिल जाएगा, ये यहाँ तक और यहाँ तक है ये पठार। तो मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर, 3 पठार में सिमटा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। अब देखिएगा इसी के बगल में जो राजस्थान का रीजन है, ये नंबर 3 में हमने जो लिखा है ये राजस्थान का रीजन है। तो राजस्थान का रीजन, ये अधिकांश रीजन ये मरुस्थलीय रीजन है। भारत में केवल एक ही जगह पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है, तो ये मरुस्थलीय रीजन है। चूंकि इससे जुड़ा है आगे सारी चीज, इसलिए आपको ये समझना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। फिर उसके बाद में देखेंगे जो ये मैंने लाइन बनाया है, ये किनारे एक ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। दोनों घाटों किनारे देखेंगे तो ये तटीय मैदान है। क्या है? ये तटीय मैदान है। ये तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ? यहाँ तो पठार था, वर्षा के प्रभाव के चलते जो बहाव हुआ है नीचे की ओर साइड में, उस बहाव से निर्मित ये मृदा है। जो तटीय मृदा है वो भी एक प्रकार से कहें बहकर आई हुई मृदा है, पठारों के किनारे पर जमी हुई मृदा है। ये भी उत्पादन बहुत ज़्यादा करती है। तो नंबर 5 यहाँ से देखें उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक, ये इस प्रकार से तटीय मृदा आपको यह तट मिल जाएगा, तटीय मैदान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये है इसकी अब पृष्ठभूमि। अब हिमालय वाला रीजन आपको बता दिया। आप जानते हैं बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तीनों हिमालय उत्तर में भारत के स्थित हैं, बाउंड्री लाइन पर स्थित हैं। उसके बाद में आपसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालयन श्रृंखला पाई जाती है। नागा हिल नागालैंड में पाई जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ श्रृंखला मिलेगी आपको, यहाँ तक तो हाई है। और यहाँ पे नागा हिल और मिजो पहाड़ियाँ नागा हिल ये पाई जाएंगी। वो भी जो पार्ट हैं वो हिमालय के ही पार्ट हैं। यहाँ तक कि जो भारत के द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें भी अगर जाएंगे तो भी पहाड़ी के उठे हुए भाग हैं जिन पर पॉपुलेशन निवास करती है। तो वहाँ पर भी आपको हिमालय की श्रृंखला मिल जाएगी। तो ये 5 प्रकार हैं और जो छठा प्रकार जोड़ा गया है वो ये है कि भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और इधर लक्षद्वीप समूह हो गया। तो इसके साथ साथ में अब हमें पढ़ना भारत, ये था भारत की भूआकृतिक संरचना। ये हमने संरचना दिखा दिया। मेंस में कभी इस प्रकार से लिखना होता है या बताना होता है तो ये जो इंडिया का मैप है इस प्रकार से बताते हैं, नंबर बड़े अच्छे मिल जाते हैं। लिखें भले ही कम, लेकिन अगर ये सब बना देते हैं, ज्योग्राफी का ये एक फायदा होता है मेंस में लिखते समय कि अगर आपने ये सब बना दिया, इस प्रकार से दिखा दिया, तो भले ही लिखते कम हैं, आपको नंबर बेहतर मिलते हैं दूसरों से, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ये देखता है कि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आता है। तो ये मैप इस तरह से आप समझ सकते हैं।
अब देखिएगा, तो भारत की भूआकृतिक संरचना के आधार पर, भारत की भूआकृतिक संरचना के आधार पर भारत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं? वही भाग हैं जो यहाँ पर हमने बताया है। कौन कौन से? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद में यहाँ पर मरुस्थलीय भारत आपको बता दिया, फिर हमने प्रायद्वीपीय भारत बता दिया, और फिर आपको तटीय मैदान बता दिया, और लास्ट में भारत के द्वीप समूह बता दिया। तो हमने एक बड़ी चीज बताया, हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो, कि जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, तो कभी यहाँ पर क्या हुआ करता था, एक गड्ढा, गर्त होती थी, गर्त मीन्स खाई हुआ करती थी यहाँ पे। और ये चूंकि प्रायद्वीपीय पठार है, ये बहुत ही प्राचीन है। यहीं पर आपको अरावली सबसे प्राचीन आर्कियन युग की जो चरण संरचना, इसमें अरावली मिल जाती है। यहाँ पर तीनों पठार हैं और ये नवीन हैं, जो तट हैं ये नवीन हैं, ये तट नवीन हैं, और उत्तर भारत का विशाल मैदान जो जलोढ़ मृदा से निर्मित है। अब यहीं पर थोड़ी सी चीज हम हल्की समझने का प्रयास करें तो आपको यहीं पर बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। सारी नदियां, जैसे अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, और कुछ नदियां इधर से जाती हैं। इधर जो है अरब सागर है, यहाँ पे क्या है, अरब सागर, तो कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा ताप्ती तो सीधे सीधे अरब सागर में जाती हैं। और यहाँ पर हमने कहा गंगा जैसी नदियां बड़ी 2500 किलोमीटर, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपने देखा होगा जब ये नदियां निकलती हैं, थोड़ी सी चीज समझिए और साथ में, जब कोई भी नदी निकलती है, अब इसको मिटाने का हम काम कर रहे हैं, देखिएगा। अब देखिएगा, जैसे कोई नदी है, तो जो भी हिमालयन रीजन से लें, तो नदी इस प्रकार से आकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो जो नदी निकल रही है, नदी, अब देखिए स्पष्ट आपको बताता हूँ कि अब आप देखिएगा इधर थोड़ा सा, कि जैसे नदी है हिमालयन रीजन से निकली, इस प्रकार से नदी निकली, ठीक है, ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही, तो नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकली है। तो अब इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए जो आपकी बड़ी परेशान करती हैं, और आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता। आप समझिए, आप केवल यहाँ कंसेप्ट देखिए। जैसे मैंने उत्तर भारत का जो विशाल मैदान बताया था, जो जलोढ़ मृदा से निर्मित है, वो एक पहले खाई थी, वो पट गई, फिर आगे नदी बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए, कुछ 4 शब्दावलियाँ हैं। जैसे भावर एक मैदान देखते हैं, जैसे तराई, और जैसे बांगर, और इसी तरह से खादर। अब देखिए, जैसे कोई नदी निकलती, तो नदी पर्वत से आ रही है, नदी पर्वत से आ रही, मान लीजिए गंगा निकल रही, गंगा गंगोत्री से आ रही है, तो जाहिर सी बात है इतनी ऊंचाई है, एक काफी ऊंचाई से नदी नीचे हिमालय के पदस्थली पर आती है, हिमालय के पदस्थली पर आती है। तो ऊंचाई से गिरने वाली नदी जिसका वेग आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होगा, जब वेग ज़्यादा होगा तो वो जो कटाई भी बहुत ज़्यादा करेगी, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को काटेगी, बड़े बड़े बजरी कंकड़ों को काटेगी, बड़े बड़े बजरी कंकड़ पत्थर काट देगी। और जैसे नदी पर्वत के पदस्थ पर आ जाएगी, फिर ये जो उसकी वहन क्षमता है, तीव्रता है, उसकी यहाँ पर कम हो जाएगी। यानी यहाँ सीधी ढाल देती है, एकदम तीव्र ढाल था, तो ये आएंगे और ये बड़े बड़े फोल्डर यहाँ नीचे गिरा देगी, फिर इसको नहीं ढो पाएगी। तो एक यहाँ पर मैदान बन जाएगा, एक मैदान बन जाएगा जो बड़े बड़े फोल्डरों की आकृति लिए हुए होगा, उन्हीं से निर्मित होगा। तो इस मैदान को हम लोग भावर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भावर, भावर का मैदान। इसको हम लोग भावर का मैदान पढ़ते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े फोल्डर कंकड़ पत्थर होते हैं जो किसी पर्वतीय
संरचना को ऊंचाई से गिरने के साथ साथ काट कर लाते हैं, और नदी की ढाल अब मंद हो गई है तो वेग और वहन की जो क्षमता जल की है वो कम हो गई है, इसलिए फोल्डरों को यहीं पर गिरा दिया है और ये भावर का मैदान हो गया है। इसकी विशेषता ये होती है कि नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े फोल्डर पड़े हुए हैं, इसी के अंदर से नदी बह रही है। तो नदियां यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर विलुप्त हो गई, और यहीं पर अपनी जो भी बजरी था, पत्थर था, यहाँ गिरा दिया। फिर नदी जो है आगे निकलती है और वो फिर दिखाई देती है नदी। इसके बाद तो यहाँ दिखाई देती है, ये तराई एरिया होता है। ये क्या होता है, ये तराई एरिया होता है। ये क्या है, तराई, तराई एरिया होता है। तो उसके बाद तराई में हमेशा नदियां आपको दिखाई देंगी। और दूसरी यहाँ पर बहुत बड़ी एक समस्या होती है कि तराई में मलेरिया जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दलदल हो जाता है, मच्छर को बढ़ाने की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अनुकूल वातावरण मच्छर के लिए रहता है, क्योंकि यहाँ तराई एरिया है और पानी रहता है जिस पर मच्छर तैरता रहता है। फिर इसके बाद ये होता है कि नदी कभी बाढ़ में एक बड़े एरिया को कवर किया, बाढ़ आई और यहां तक बाढ़ आ गई, यानी एक बड़े एरिया को उसने कवर कर लिया बाढ़ में। बाढ़ हर साल नहीं आती, हर बार नहीं आती, कभी कभी बाढ़ की स्थितियां बनती हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आती हैं, उनकी अलग परिस्थितियां हैं। तो बाढ़ के क्षेत्र में जब जल काफी दूर तक फैल जाता है, उसके साथ साथ में यहाँ की बालू के बड़े बड़े टीले बनते हैं। नदी के जल के माध्यम से यहाँ पर बड़े बड़े बालू के टीले बन जाते हैं, बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। तो ये जो टीले होते हैं, बालू होती है, ये बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। चूंकि रेत है, ये क्या है, रेत है और क्या है, बालू है, तो इसमें उत्पादन नहीं होगा। तो बांगर के क्षेत्र में ये उपजाऊ बांगर नहीं होता है, ये यहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पर बालू के ढेर हैं, रेत के ढेर हैं, इनमें किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। तो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। एक और आकृति बनती है कि जैसे नदी आई, अब यहाँ से फिर इस तरह से मुड़ गई, मान लीजिए। तो यहाँ पर हर वर्ष बारिश के समय में हर वर्ष नदी एक निश्चित दूरी तक जल को फैलाती है, या उसका कैचमेंट एरिया एक निश्चित दूरी तक रहता है। अब हर वर्ष ये ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं, तो अपने साथ जो भी जलोढ़क, उसके साथ फर्टाइल जो पदार्थ आते हैं, वो इस मृदा पर बिछाती रहती, साल दर साल इस मृदा पर ये बिछाती रहती है अपने बाढ़ के पानी के साथ साथ। तो यहाँ पर जो प्लेस बनता है इसे खादर कहते हैं, खादर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे, अगर आपसे पूछा जाए उपजाऊ के मामले में बांगर उपजाऊ होगा या खादर, तो आप अब ये कह सकते हैं खादर उपजाऊ होगा। ये रेत और बालू से बना है, और ये जो खादर है ये हर बार जो पानी है नदियों का, ये बहकर एक दूरी तक कवर करता है, जिसके साथ साथ जलोढ़क पदार्थ और उपजाऊ जो भी कण होते हैं वो एक निश्चित दूरी तक फैल जाते हैं। इसलिए ये खादर जो होता है ये उपजाऊ होता है। दूसरी बात अब थोड़ा सा और बता दें, डेल्टा को बता देते हैं। मान लीजिए अब नदी को गिरना था, समुद्र में गिरना था, नदी को समुद्र में गिरना था। ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है। मान लिया, मानने में क्या जाता,
ये क्या है? समुद्र है। और बंगाल की खाड़ी समझ लीजिए है ये। अब जो नदी है और समुद्र की सतह क्या हो गई है? बराबर हो गई है। तो अपने साथ यहां पर आप देखेंगे तो जब सतह नदी की और समुद्र की बराबर हो गई है तो इसकी स्पीड स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो अपने साथ लाए गए जो भी पदार्थ होंगे नदी यहां पर जमा करने लगेगी। जब स्पीड कम है तो जो पदार्थ होंगे वो ठहरने की स्थिति में आ जाएंगे। जब पदार्थ ठहरने की स्थिति में आ जाएंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे से कण जुड़ते चले जाएंगे। ये अनवरत प्रक्रिया चलेगी। इसी अनवरत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो निर्माण होता है, जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे डेल्टा कहते हैं। तो आपको डेल्टा भी समझ में आ गया कि इसको डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार से डेल्टा, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरी नाम के जहां पे वृक्ष पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आप लोग क्रमवार जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको क्रमशः साथ में देखते चलिए, कोई चीज नहीं छूटेगी। अगर क्रमबद्ध देखते रहेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हालांकि हर वीडियो में अलग अलग तरीके से अगर देखेंगे तब भी समझ में आएगा। और इस तरह से इसका अगला जो पार्ट आएगा, 4th पार्ट आएगा, जिसमें हम आगे इसको लेकर चलेंगे। धन्यवाद।